मैं पढ़ जय हिंद दोस्तों। आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये इंटरव्यू बहुत ही खास होने जा रहा है और बेबाकी से जो अपनी बात रखते हैं प्रफुल्ल बख्शी सर, जो रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। इनके परदादा से लेकर दादा और पिताजी से लेकर सब लोग फौज में रहे हैं और भारत की सेवा इन्होंने की है और भारत के साथ साथ ये अपने आप को एक टाइटल दिए हैं जो हुसैनी ब्राह्मण कहलाता है, जो करबला में भी कहते हैं कि इनकी पिछली पीढ़ी लड़ी है और बहुत से योगदान दिए हैं देश के लिए और भी लोगों के लिए। आइए बात करते हैं प्रफुल्ल बख्शी सर से। सर, सबसे पहले जय हिंद और आपका स्वागत है। और कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि आप आए, पधारे और थोड़ा वार्तालाप करेंगे आपके से, अपने आइडियाज आपको देंगे, आपके आइडियाज लेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। आपकी आइडियाज जो है, जो आपके विचार है, आप बहुत बेबाकी से बात रखते हैं, क्योंकि उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। जब आप कन्विंस्ड हो कि आप सच बोल रहे हो तो झिझक नहीं होता। झिझक तब होता है जब आपको पता चलता है आप झूठ बोल रहे हो। ठीक, तो आप झूठ नहीं बोलते हैं। जिस बात में विश्वास नहीं वो क्यों बोले? अच्छा, जिस बात में विश्वास है वही बोल रहे हैं। सबसे जटिल विश्वास क्या है आपका? देश से ऊपर कोई नहीं है। देश से ऊपर कोई नहीं है। जननी जन्म भूमि स्वर्गदपि गर्यसी। स्वर्ग से महान है जननी जन्म भूमि। बस वो ही माँ है। सुबह उठ के पूजा करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पूजा करते हैं। किस भगवान की पूजा करते? हर भगवान की पूजा करता हूँ मैं। सरे बाय द वे, मैं मजार पे चढ़ाता भी हूँ चादर। मैं अब जाता हूँ। मैं अजमेर जा चुका हूँ कितनी बार। मेरे को एक बार रात को उठा के मेरी मदर ने फतेहपुर सीकरी भेजा था कि गाड़ी तैयार है तुम जाओ। मैं वहां पे फतेहपुर सीकरी में चादर चढ़ानी थी और जो धागा था वहां पे वो करना था, वो कर दो। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं अभी भी बाइबल की हिम्स जानता हूँ। मैं वो बोलता हूँ और मैं अभी भी बता सकता हूँ। एक तो मेरे को अभी भी याद है। बताइए। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हेलीलुया। पूरब से निकला तारा, उसने मारा चमकारा, रस्ते का हुआ सहारा। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हेलीलुया। ये हम घर में गाते थे और हमारे माँ बाप ने कभी मना नहीं किया। मना नहीं किया। चलो ठीक है, ये अच्छी वैल्यू बता रहा आपको, जो कोई बात नहीं है। तो आप पूजा करते हैं, आप सभी धर्मों को मानते हैं, सारी चीजों को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जो पूजा सबसे पहले करते हैं वो भारत माँ होती है या कोई ईश्वर होता है? भारत माँ। भारत माँ। हमको दर्द भारत और उसके रूप में हम ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर को भारत माँ के रूप में देखते हैं।
मतलब भारत माँ का जब नाम आता है तो हमारे ईश्वर की तरह है। कृष्ण भगवान रथ पे जो अर्जुन को बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वही ख्याल आता है ये। और ये मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने कमांडिंग ऑफिसर्स को ये बोलते हुए सुना है, जो कि लड़ाई में कोई एक था जो नहीं जाना चाहता था, उसको किस तरीके से उन्होंने बताया था, वो भी मेरे को अच्छी तरह याद है। वो किस तरीके से बोलते कहते हैं, लड़ाई इस योद्ध धर्म। और वैसे अगर लड़ाई की हिस्ट्री में जाएं, आप बता दीजिए, सारी दुनिया की हिस्ट्री लड़ाई पे बनी है। अच्छा, सारी दुनिया, कहाँ लड़ाई नहीं हुई। तो और लड़ाई, फिर आपको मेरा एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया नहीं है। एयरफोर्स छोड़ने के बाद में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में ज्वाइन किया। अच्छा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस क्या करती है ये? जिनीवा में है। वो रेड क्रॉस की ब्रूड बॉडी है। और रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट, रेड क्रेसेंट है इस्लामिक कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, रेड क्रॉस क्रिश्चियन कंट्री ने अडॉप्ट किया। ठीक। कई कंट्रीज ने रेड क्रॉस एक्सेप्ट कर लिया, जैसे भारत थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि क्रॉस हो या क्रेसेंट हो। वो ये बताती है, ये इनके कि लड़ाई के दौरान आपके क्या युद्ध के नियम होते हैं। निहत्थे पे वार नहीं करना, इस्लाम में भी बताते हैं। सफीन, बैटल ऑफ सफीन के पहले हिदायतें दी गई थी, उसमें भी लिखा है कि आप जो निहत्था है, जैसे हथियार गिर गए हैं, जो भाग रहा है, यहाँ तक कि उसमें यह भी लिखा है कि बिना वजह आप पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, उखाड़ेंगे, ये भी लिखा है। बिल्कुल। ये भी, तो ये सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन। बट अगर आप दुश्मन पे हमला कर रहे हो तो आपका लड़ाई का तरीका करेक्ट होना चाहिए, आपका अस्त्र ठीक होना चाहिए, बैंड अस्त्र नहीं। आप गैस का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे हमको मतलब गैस का नहीं इस्तेमाल करेंगे, या पॉइजन वेपन्स नहीं करेंगे। आप जैसे कि पुराने ज़माने में तीर के ऊपर जहर लगा के करते थे, वो नहीं करेंगे। खुखरी के आगे जहर लगा के नहीं करेंगे। अगर जिस दुश्मन ने हथियार डाल दिया है, आप उसकी वार नहीं करें। उसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ प्रिजनर, और उसको वैसे ही रखेंगे जैसे आप अपने सिपाही को रखते हैं। वही खाना देंगे, वैसे ही करेंगे। ये ये सिखाता हूँ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के तहत। 37 कंट्रीज में जा चुका हूँ मैं, इस्लामिक कंट्रीज एंड नॉन इस्लामिक कंट्रीज एंड क्रिश्चियन कंट्री, हर एक में। यहाँ कोई भेदभाव नहीं। आप 37 कंट्रीज जा चुके हैं। सबसे बेहतर एक्सपीरियंस किस कंट्री, किस देश का रहा है? हर एक का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को एक्चुअली ताजुब है, सूडान जैसी कंट्रीज में भी मेरे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ के लोग, उनकी सिंप्लिसिटी, और उनके आपस के संघर्ष और लड़ाई कैसे भी हो, वो सिंप्लिसिटी ऑफ माइंड, जो बिलीव करते हैं वही करते हैं। इजिप्ट, इथोपिया, फिर गया तो स्लोवाकिया, हंगरी, ये कंट्री, ये सिंपल कंट्रीज। और वहाँ पे मैंने देखा लोग टोटली, जिसको कहते हैं टोटली एब्सोल्युटली इनोसेंट एंड ओपन माइंडेड पीपल। ओपन माइंडेड पीपल। बट वहां तो इकोनॉमिकली दे आर वेरी अफेक्टेड। इकोनॉमिकली कई सूडान में खाने की प्रॉब्लम है, और गरीबी बहुत है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उनकी लड़ाई हो रही है, और लड़ाई बड़ी भीषण हो रही है, और रिलीजन पे ही होती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये तो जो चीज है। पर हम जो थे उनकी फौज को ट्रेनिंग देते थे। हम यूं धर्म प्रचारक नहीं है, हम फौज की ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये कोर्स फौज का अरेंज होता है, हम भारतीय फौज को भी देते हैं। अच्छा, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स को बताते हैं कैसे बॉम्बिंग होगी, कौन सा बॉम्ब नहीं होता करेक्ट है, कौन सा नेपाम बॉम्ब की बात है आती है, और वो बैन है कि नहीं है, तो या क्लस्टर बॉम्ब की बात है, उसकी बात आती है। और आप अटैक कर रहे हो, आगे सिविलियंस हो, क्या प्रिकॉशंस लोगे, ये सारे के सारे बताए। दूसरे देश की आर्मी को आप मजबूत करने का काम कर रहे हैं? नहीं, उनको मजबूत नहीं, उनको मैं लड़ाई वेपन चलाना नहीं सिखा रहा। अच्छा, मैं उनको बता रहा हूँ क्या प्रतिबंध लगे हैं तुम्हारे पे। अच्छा, प्रतिबंध बता रहे हैं। हाँ, प्रतिबंध बता रहा हूँ। मैं लड़ाई के टैक्टिक्स नहीं सिखाता कि ये दुश्मन को हराने का तरीका नहीं मैं बताता। मैं ये बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है? हाँ, प्रतिबंध जो है, प्रोहिबिशंस, वो। तो आपको तो इसके लिए भी एक जागरूकता एक तरीके से एक मोमेंट चलाना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए कि चलो युद्ध ही ना करो, चलो सब लोग साथ में रहो। मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। अच्छा, हाँ, आप जहां तक हो सके युद्ध मत करो। अच्छा, जहां तक हो सके युद्ध अवॉइड करो, डायलॉग से युद्ध अवॉइड करो।
सारी फौज, आप किसी भी फौज के पास जाए फौजी, वो सारे सोल्जर्स कहेंगे युद्ध बुरा है, सब कहेंगे। युद्ध पर अगर करना है तो जम के करो। अच्छा। हाँ, पर युद्ध के जो 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 रिजल्ट्स होते हैं वो बुरे होते हैं। सो जहाँ तक अवॉइड हो सके अब अवॉइड करो। पर कई वजह से अभी जैसे हमास के और इजराइल के वो युद्ध अवॉइड नहीं हो पा रहे। ईरान और इजराइल के अब अवॉइड नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे। वो पॉलिटिक्स आ जाती है, कोई रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स आ जाती है, कोई टेररिस्ट बेस्ड आ जाता है, कुछ होता है। नक्सलाइट्स को देख लो, रोहिंग्यास को देख लो, हर जगह कहीं ना कहीं संघर्ष चलता है। पर वहां पे भी नियम लगाए जाते हैं कि किस तरीके से अगर आप उसके राइट्स क्या हैं। फिर जब बंदी बन जाता है प्रिजनर, उसके राइट्स क्या हैं, उसके क्या, और उसको अगर वो ट्रायल हो रहा है तो उसको पूरी ट्रायल की सहूलियत दो, उसको लॉयर मिलना चाहिए, उसको ये सारा बताते हैं। ये सारी इसकी बड़ी ट्रेनिंग है। इसके वो ये अलग सब्जेक्ट है, कभी आप इस पे करना हो प्रोग्राम तो आप उस पे अलग करिए। नहीं, बिल्कुल। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप धर्म और युद्ध को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं आप? धर्म और युद्ध को इंटर करे, मैं तो नहीं करना चाहता। अच्छा। नो, धर्म और युद्ध से कोई कनेक्शन ही नहीं है, पर कनेक्शन बना देते हैं लोग। कनेक्शन बना दें। हाँ, कि आपको युद्ध किस लिए करना है। मैंने आपको बताया सारे युद्ध होते हैं जर और जमीन पे। क्यों? हमें ये जमीन चाहिए। क्यों? इसमें या तो उपज है, रेयर अर्थ है, या उसकी लोकेशन ऐसी है कि हम हमला अच्छा कर सकते हैं, सी कोस्ट है, लेक्स हैं, फिशरीज हैं, इकोनॉमिक गेन्स हैं। इस टेरिटरी को लेने के लिए रिवर्स हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। जो भी संघर्ष चल रहे हैं ये रिलेटेड टू अर्थ एंड द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ, इनके ऊपर लड़ाई होती है। अब इसको लड़ाई को सूझबूझ के साथ अवॉइड किया जा सकता है, बाकायदा करिए। पर नहीं किया जा सकता तो लड़ाई करिए, पर लड़ाई उस तरीके से करिए जो कि एक्सेप्टेबल हो। ठीक। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर नॉर्मल ऑपरेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाईलाइट हुआ तो उस हिसाब से। तो हाईलाइट तो इसलिए हुआ कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि अब स्टैंड, जब उसने कह दिया ये हिंदू मुसलमान अलग हैं, और वो पहलगाम में जो इस बात को लेके जब किया तो अब कोई सिंदूर कोई नया ऑपरेशन नहीं है। सिंदूर लाल का कुछ ऐसा नहीं है, वो तो नाम सिंदूर रखा। पर जो जिसने भी रखा, सिंदूर का मतलब है कि एब्सोल्युटली क्लियर विजन है इसकी। जिस तरीके से अटैक किया, कोई फौज की आर्मी गई नहीं, सिर्फ एयर अटैक हुआ। उनके टेररिस्ट टारगेट से उनको पहले डिस्ट्रॉय किया, फिर मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, बस खत्म हो गई। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप विंग कमांडर रह चुके हैं। जब हम स्ट्राइक करते हैं तो हमें तीनों ऑप्शन में से, तीनों विकल्प में से कौन सा बेहतर विकल्प होता है? किससे हमें अटैक करना चाहिए? देखिए ऐसा है, आप जंगल में हो, ठीक है। आप जा रहे हो, पेड़ आया, झाड़ी आई, तो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है। पहाड़ी पे चढ़ना है, उसके अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पानी में जो क्रॉस करना है उसके अलग अलग लिस्ट। तो आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको, अगर एरियल प्रॉब्लम है एयरफोर्स है, ग्राउंड से अटैक आ रहा है आर्मी है। अगर आपका एयरफोर्स का वेपन ग्राउंड को अच्छी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, हाँ ठीक है। अगर आपके आइलैंड टेरिटरी पे दुश्मन हमला कर रहा है, आपकी नेवी जाएगी। राइट। तो जो आपके पास हो, आप उसका सही, किस वेपन का किस तरीके से सही इस्तेमाल करना है समय पर, या फिर किसी के कॉम्बिनेशन में, ये एक कमांडर को आना चाहिए। ट्रेनिंग इसकी होती है हमारी, ताकि आपको पता होना चाहिए क्या हो। आजकल जो बात चल रही है जॉइंट ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में रडार है, मिसाइल है, मेरे पास भी है, तो आपकी लड़ाई हो रही है तो हमारा इंटीग्रेटेड हो कि आपके कमांडर और हमारे कमांडर को स्ट्रेट अवे मैसेज दे सके, जहां आपको जरूरत है या हमको जरूरत है। लेन देन जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड करके अटैक करना, ज्यादा आपको जीत बड़ी जल्दी हासिल होगी, अच्छा रिजल्ट हासिल होगा, और कम रिसोर्सेज लगेंगे, कम समय में काम होगा। तो ये बड़ा फायदा होता है।
अगर वही रडार आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो मैं कर रहा हूँ, आपको पता है आप आर्मी में हो, मैं एयरफोर्स वाला हूँ, तो ये पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई के तरीके होते हैं। जो अच्छी फौजें होती हैं, जो प्रोग्रेस करके सोचती, इसके लिए आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ चिंतन करते हैं, वहाँ लोग लिख के डिस्कस करके सीखते हैं, सिखाते हैं। फिर आपके वेपन्स का कौन से अच्छे हैं, आपके जूनियर्स को सिखाना, कैसे इस्तेमाल होना, पहाड़ों पे कैसे इस्तेमाल होना, रेगिस्तान में कैसे इस्तेमाल होना, इसकी ट्रेनिंग होती है। ये तो एक सवाल है जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी पूछता रहता हूँ जब मॉक एसएसबी का मॉक करता हूँ, कि कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे आपको अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शन या आदेश नहीं मिला है, लेकिन आपको वो कदम उठाना है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। देखिए है कि आपने अपने जूनियर को एक जगह लगाया है, अब आप उसके हमला हो रहा है, आपको कांटेक्ट करता, आप वायरलेस का कांटेक्ट या आपका रडार का कुछ जो भी है, को नहीं हो रहा है, उसको इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उस समय जो एक्शन लेगा वो अपनी सूझबूझ के साथ लेगा, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो मेजर हो, चाहे कर्नल हो, चाहे जनरल हो। सेक्शन कमांडर हवलदार 8-10 आदमी उसके अंडर में है, वो भी एक्शन लेगा, वो भी अपना डिसीजन लेगा, और वो ले चुका है। ऐसे कई होते हैं कि ऊपर वाला सीओ साहब गोली लग गई है, 2IC साहब को गोली घायल हो गए हैं, जूनियर ऑफिसर ने टेक ओवर कर लिया है, सूबेदार ने टेक ओवर कर लिया है बटालियन, तो होता है। हाँ, कभी कभी ये एक्सपीरियंस के साथ आती है बात। अच्छा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीनियर कमांडर्स की कि कैसे अपने जूनियर्स को आप ट्रेन करते हैं, उनको किस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं कि मौका मिले तो वो नैया को संभाल ले। राइट। ये हमारा ये है तेजस एयरक्राफ्ट। अच्छा, तेजस एयरक्राफ्ट, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? तेजस अभी बन रहा है, ये भी 2-3 स्क्वाड आ चुके हैं। अभी तेजस Mark 1A बन गया है। अब इसमें इंजन GE404 का है, जिसकी अखबार में चर्चा आती है। अब इसको तेजस Mark 1A बनेगा, बेटर इंजन अभी लगेगा, जब ट्विन इंजन होगा तो बेटर इंजन हम खुद भी बनाएंगे इंजन, वो लगेगा। मतलब ये एक, क्योंकि हमारे MiG-21 जो हैं वो पुराने हो गए हैं, हमारे अब स्क्वाड्रन्स की कमी, हमें 45 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत होती है। 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं, पुराने जहाज जा रहे हैं। हमने जो कमी रही भारत में, हमने स्वावलंबिता इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम में हम पीछे रह गए। अच्छा, खुद नहीं बनाते। जब आप खुद नहीं बना और खरीदने की बात करते हैं तो बेचने वाला आपसे मुंह मांगे कीमत। बिल्कुल कोई करेगा, वो तो बनिया करी तो हर जगह चलेगी सैलरी, तो फिर वो कहेगा मैं तो भेजूंगा, जो बिजनेस करेगा दाम बढ़ जाएंगे। तो वो एक सवाल है, इसमें कोई बैठ के किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरी में गया, ये वहां पे मान लीजिए वो कोलैप्स हो गया अनफॉर्चुनेट, अब एक पीछे से कोलैप्स हो गया, मतलब गिर गया। हाँ, गिर गया। एक पीछे से और है जो ये कर सकता है कि जाके वहां उस इंसान को उठा सकता है या रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकता है, बट इसको इजाजत नहीं मिल रही है पीछे अपने कमांडर से, ऑफिसर से। अब ये क्या करेगा? जैसे गुंजन सक्सेना का मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, या किसी और। आपको आपकी ड्यूटी पता है, आपको उसको रेस्क्यू करना है, बट आपको ऑर्डर नहीं मिला है। आप रेस्क्यू करिए, उसको निकाल के ले आइए, और उसके बाद में जो इंक्वायरी होगी उस पर फेस करें। पर आपका कौन सा, आप अपने को बचाने के लिए उसको नहीं जा रहे, या उसको कौन सी क्या चीज आपके पास ज्यादा वैल्यू है आपकी लाइफ में, उसकी जान कि आपकी चंद महीनों की सीनियरिटी? तो आप उसको बचाइए, और आपको बचाने वाले बहुत मिलेंगे। आप बचाने गए और आप भी पकड़े गए तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, हो चुका है। ऐसे इंसिडेंट्स हैं, क्या बचाने के आप ही मार गए या आप ही गिर गए, ये भी होता है। हमारी सर्विस के दौरान हम भी ऐसे निकल गए कहीं बिना किसी परमिशन के। अच्छा, हो चुका है, गलती से हो जाता है, तो इंक्वायरी वगैरह होती है, फिर आप सच बता दो कि ये हुआ, ऐसा हुआ, और बात ठीक हो जाती है। आपकी छवि कैसे थी नौकरी के टाइम जब आप थे जो है फौज में? जैसे अभी देख रहे हैं आप। एग्जैक्टली यही बेबाकी, ये वर्ड यूज, और बेबाक हमने हालांकि मीडिया ने बेबाक कहना में शुरू किया। अच्छा, पर
हमारा वैसा ही एटीट्यूड था शुरू से शुरू से। हमको हमारे में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव नहीं आया, इसीलिए लोग परेशान भी आपसे होते रहे होंगे कि अरे बहुत बेबाक है बख्शी सर। या हो चुका है। हाँ, क्या है? हो चुका है। अब यार वो तो फिर तो अब हमारी सीक्रेट्स आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो चुका है। कई लोग हमारे से परेशान भी रह चुके हैं और कई खुश भी रह चुके हैं। परेशान वाले ज्यादा हैं लग रहा है। इतने ज्यादा नहीं ज्यादा इन दो पर वैसे हम एज पर ड्यूटी, एज पर ऑफिशियल ड्यूटी में अब परेशानी नहीं लेते। मुझे लगता है जितना आप बेबाकी से बात करते हैं उतना आप मजाकिया भी हैं। हाँ, बहुत मजाक भी करते हैं, बहुत करते हैं, हंसाते भी हैं बहुत। कैसे, क्या ऐसी बातें रहती है जिससे आप लोगों को हंसा देते हैं? क्या क्या ऐसे चुटकुले रहते हैं? सबसे बड़ी बात है, आपको किसी को हंसाना, मजाक करना है, पहले अपने पे मजाक करना कबूल होना चाहिए। अच्छा, जब तक आप अपने पे मजाक नहीं झेल सकते, अब मैं आपकी लेग नहीं पुल कर सकता जब तक मैं एक्सेप्ट ना करूं वही लेग। और फिर आपको जब पता चल जाएगा मेरा नेचर, तो आप मेरी हर एक चीज को एज अ ह्यूमर लोगे। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं वैसे तो मुंह सुजाए बैठा रहता हूँ, अब कुछ कहने की जरूरत, तो आप वैसे ही मेरे पर डील करेंगे। तो ये अपना अपना उस दिन मीटिंग में देखा जो आपकी छवि थी कि एक फनी, एक ह्यूमरस वाली, तो आपके दोस्त जो आए और आपसे जो है थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। कौन थी? पत्नी जी बुला रही, अब आपको जाना होगा, कुछ ऐसा मजाक में। हाँ, वो क्योंकि मैं मजाक करता हूँ और मैं उनसे मजाक करता हूँ, तो वही आपके दोस्ती में मजाक जो तो वो चलता है। और ये वो तब होता है जब आपका दिल साफ होता है, तब आप मजाक कर सकते हो। वाह, और जब आपके दिल में मैल हो ना, वो तो मजाक नहीं करना। साफ नहीं जा सकता। एक बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है आपका दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ हो। और दूसरे को पता चल जाता है। और आप अपने कंपनी में, अपनी जगह, लोग जब आपसे बहुत मजाक करते हैं, इसका मतलब दे वांट योर कंपनी। जब आप आपसे मजाक नहीं करते, इसका मतलब वो कहते हैं यार ठीक है, सीरियस इंसान इससे निकल जाए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। या आप अपने भी महकमे, अपने भी सर्कल में ट्राई करके देख ले। बिल ये होता है, बिल्कुल। आपको एक बंदा आएगा, उसको देख के हंसने लग जाओगे। हाँ, फिर वो आपको सुनाएगा, फिर आप उसको सुनाओगे। हाँ। और आपकी पूरी रात हंसते हंसते निकल जाएगी। और दूसरा बंदा आएगा, वो कहेगा कब जाएगा घर यार। ये भी होते हैं। तो ऐसी कोई रात आपने जागी हो अपने ड्यूटी? बहुत बहुत यार। आमीन। जब हम फौज में बैचलर थे तो बहुत करते थे, और अपना जोश इतना होता था उसको निकालने के लिए बहुत चीजें, ऐसी वैसी चीजें बड़ी करी। सुना है फौज वालों के लिए बढ़िया इंतजाम होता है कुछ पीने होने का? देखिए, ऐसा है, पीने का इंतजाम हर जगह होता है। अगर आप कहोगे फौज, पर फौज में क्या होता है, सलीका होता है। सलीका होता बाकी लोग नहीं, बाकी सब पीते हैं। कौन नहीं पीता? माफ करना, मेरे मुसलमान फ्रेंड्स भी पीते हैं। पीते हैं, सही। हाँ हाँ, आपसे फरमान है ना, ये आप कहेंगे नहीं पीते, फिर मैं आपसे भी मजाक नहीं कर सकता। हाँ, देखा देखा, सच्चाई धीरे धीरे निकलने लगती है। ये है। पर क्वेश्चन है कि फौज में सलीके से टाइम होता है, टाइम पे सब बार सारे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा। हमारे जब जोधपुर में थे हम, हमारे पे प्रतिबंध था कि कोई भी अफसर, उस टाइम 1971, 72, 73 की बात कर रहा हूँ, 75 रुपए से ज्यादा लिमिट में नहीं पिएगा कोई महीने में। अच्छा, बार बुक से पीते थे। तो बारमैन आपको इशू कर रहा है, और रोज उस आपका बार बुक में, जब आपका 75 रुपीज हो गया, आपकी बार बुक लग। और आपका जब हो जाता था तो आप नहीं, 150 वेरी जब अजीब बात है, अब आपको बोलेंगे तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत कम पीता था। अभी ज्यादा पीने लगे? नहीं, अच्छा अभी भी मैं कम पीता हूँ। अच्छा। पर ये किसी ने बिलीव नहीं किया। मेरी पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग कमांडिंग ऑफिसर से हुई, वो इस बात पे हुई, क्योंकि मैं मजाक बहुत करता और हर एक पार्टी में पार्टी को चलाता था। तो कहते हैं कि, और मैं पीता नहीं था, हालांकि मेरे फादर पीते थे, और मेरे क्या कहते हैं, जब मैं फौजी फैमिली से था तब पीते, कोई पीते में प्रतिबंध नहीं था। मेरे को सिर्फ वो था कि कोई स्वाद नहीं आता था। बेसिकली कोई मेरे को ना कोई किक आती थी, ना स्वाद आता था।
वो बात थी। पर आप मेरे को घर पे बुलाओ, कहो कि यार एक मेरे बच्चे का जन्मदिन है, एक पी ले, तो मैं पी लूंगा। कोई धर्म की प्रतिबंध नहीं थी। ओकेजनली। हाँ, आपको खुश करने के लिए मैं एक छोटा ले लूंगा, पर नहीं पीता था। तो मेरा कमांडिंग ऑफिसर कहता है ये जरूर कमरे में पी के आता है। और यहाँ नहीं, एक दिन उसके साथ मेरी झड़प भी हुई। उसने उसने कुछ ऐसी बात कह दी को, यू आर नॉट अ मैन इफ यू डोंट ड्रिंक। तो मैंने कहा अ मैन हु हैज टू प्रूव हिज मैनहुड बाय ड्रिंकिंग इज नॉट अ मैन। राइट। अब वो कमांडिंग ऑफिसर और मैं जूनियर, अब कोई बात हुई तो मेरे को फिर नजरअंदाज करने लगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैंने ये नहीं कह रहा, और बहुत बार हुआ है। और जरा भाई किसी ने कहा तो दारू नहीं पीता, मैंने कहा मैं करेला भी नहीं खाता। मैं नहीं खाता। सही बात है। हाँ। मेरे लिए तो दारू सब्जी है, और दारू सब्जी की बनती है। किसकी बनती है? किसी बने कद्दू, जौ, आलू, इसकी तो बनती है। तो फिर वो तो मैं मंगलवार को खाता हूँ। सो ये देखिए, अब ये बात में मजाक पता चल रहा है ना आपको, ये है मेरा तरीका। सही है। तो कद्दू और करेला नहीं खाते, लेकिन आप जो है किसी जानवर को लग रहा है काट के खा रहे हैं। मैं शिकार का बड़ा शौकीन था, अच्छा। बहुत शौकीन। तो शिकार मीट खाता हूँ। तो आपको तो जेल हो जाएगी फिर। अब तो जेल जाएगी, उस टाइम तो ओपन था भैया। आप तो अभी पैदा हुए, कब पैदा हुए? 1997 में। तो 97 क्या बात कर रहे हो यार? हम बात कर रहे हैं 1957, जब बच्चे थे हम शिकार फादर के साथ जाते थे। हमने टाइगर हंट पे गए हुए हैं, पैंथर्स मारे हुए हैं, डक शूट्स वगैरह, तो आम तीतर वगैरह तो रोजाना का काम था। हमारे घर में शिकार आता था सिर्फ। अच्छा। हाँ, हम शिकार खाते। कहने का मतलब उस टाइम अलाउड था यार, अलाउड था। अब अलाउड नहीं है। अब तो सलमान खान अब तभी तो जेल में भाग के वो मतलब फिर रहा है, वो केस चल रहा है उसके ऊपर। वो तो जेल ही नहीं हुई, थैंक गॉड फॉर दैट। वहाँ आस्था का मामला आ गया। तो वही बात है। हाँ। तो वो रूल ऑफ द लैंड भी तो एक्सेप्ट करो। अब वो बिश्नोई बन रहे हैं, अब उनके घर में जाके वहां पे करो तो फिर ऐसा होता है। ऐसा मजा कहाँ थी? अभी दुकान से गोश्त ला के खाने में, या खुद से गुलेल और बंदूक से मार के खाने में? मार गया। अच्छा। वो अभी दुकान से मजा नहीं आता। वहां मैं बंदूक देख रहा हूँ, उस बंदूक तो पुराने उनकी समय दादा नाना वगैरह की क्या क्या इतिहास है कुछ इसका? हाँ, कुछ ऐसा? अफगान वॉर की है। अच्छा, अफगानिस्तान की। उनकी पेंसिल उनके पास पड़ी हुई थी, उन्होंने मंगवा के दी हमको, फिर रखी थी। और आपने बड़ी सिलेक्टिव चीजें रखी हुई है यहाँ पे। नहीं, अभी रखी नहीं सारी वो, क्योंकि हम वो अभी पूरा सामान नहीं खोला, हमारा घर तैयार हो रहा है। अच्छा। तो अभी तो वहाँ पे ये शीशे के बारे में कुछ? ये है एक ग्लास है, सबमरीन का ग्लास है, जापानी सबमरीन का ग्लास लगा हुआ है इसके ऊपर। डैडी मेरे फादर जापान में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वहां पे लिया था। ये भी है और वहां पे भी वो भी पड़ा हुआ है। ये दो पड़े हैं। वहां से आया हुआ था ये ग्लास? हाँ, वो ग्लास वहां से लिया था। ये लकड़ी भी वहीं की है। अच्छा, लकड़ी भी वही है। हाँ, ये कब ये इसकी अब उम्र ओवर 100 years, अरे और अब 150 साल के करीब की इसकी। सेफ है। और ये शीशा बाद में लगा है। शीशा बाद सिर्फ पेंट हुआ होगा इसमें, बाकी सब चीजें? हाँ, पेंट होता रहता है। कहने का मतलब है कि ये बहुत चीजें हैं हमारे पास में जो कि बाहर से आई हुई हैं। और बड़ी कैनवस पेंटिंग की क्या? ये मेरे बेटे ने बेंगलोर में ली है, कैमरे से एग्जिबिट। अच्छा, ये कैमरे से ली है, ये पेंटिंग नहीं है। हाँ। ये कैमरे से फोटो ली हुई है। अच्छा। हाँ, ये और वो कोने में देख रहे हैं आप, वो एयरक्राफ्ट की वो कोने में वो। अच्छा, वहां पे। हाँ, वो फोटो है। वो फोटो है, वो पेंटिंग नहीं है। खींची हुई फोटो आपके कैमरे वाली ये। हाँ। अच्छा। यहाँ पे तो बहुत सी चीजें दर्शाई जा रही है, मतलब वहां पे सूरज वो डूब रहा। सूरज के अंदर ली ना, ये एरोबेटिक कर रहे हैं वो छह जहाज अच्छा। फॉर्मेशन में है, देखो। हाँ 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 हाँ, राइट राइट। तो ये रियल पिक्चर है? ये पिक्चर है भैया। अमेजिंग, बहुत। तो ये वो सिर्फ इसको जो है कैनवस पे जो है ऐसे दर्शा दिया गया है। हाँ। तो अच्छा, अगर मान लीजिए अभी तो आप एक सीनियर ऑफिसर हैं और जो है आपको एक्सपीरियंस अनुभव है, जो बच्चा फौज में जाना चाहता है उसके लिए कुछ आपके सजेशन, कुछ सुझाव तो जरूर होंगे। हाँ, देखो ऐसा है, फौज में जाने के लिए पहले तो आपको फर्स्ट थिंग है, आपको फौज के बारे में लगन वो होना चाहिए, जिज्ञासा। यू मस्ट बी वांटिंग टू जॉइन आर्मी। जबरदस्ती नहीं होती। और
आपको ये पता होना चाहिए फौज के एम्स क्या होते हैं, देश की रक्षा, ये सारा का सारा। और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। तो यूपीएससी का एग्जाम होता है एनडीए के लिए, तो वो उसकी ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होती है उसके, उसमें रिटन एग्जाम में जो क्लियर करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बट हार्ड होता है। ऐसे बहुत हार्ड होता है, 5 दिन का होता है। तो बताइए, कुछ सलाह दीजिए कि कैसे एसएसबी को क्रैक किया जाए। नहीं, एसएसबी को ऐसे तो बैठे बैठे नहीं बता सकते आपको, पर एसएसबी को क्रैक करने का एक ही तरीका है। वो क्या देखते हैं? लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक, वो देखते हैं आपके अंदर पॉजिटिव एंगल है कि नेगेटिव। अब नेगेटिव बातें सोचते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ, ये वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप वैसे ही बता देंगे कि आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है। कि ये ना हुआ, फिर ये हो गया तो फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा। ये जो है नेव शो। दूसरा होता है बंदा, ये कैसे नहीं होगा, मैं कल ये ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। एक वो होता है OLQ, ऑफिसर लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, दूसरी होती है। ये तो पहले ये बेसिक क्वालिटीज। पॉजिटिव। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ये होती हैं व्हेन यू कीप अदर्स बिफोर योर एम ऑफ योर कंट्री, एम ऑफ योर सर्विस, योर पीपल फर्स्ट। आप उनके बारे में देखते हैं और अपनी वैल्यूज को सेक्रीफाइस नहीं होने देते। ये नहीं कि खाना कम है तो आप कहेंगे मैं अफसर हूं, मैं पहले खाऊंगा, इसको नहीं दूंगा। ये नहीं, मेक श्योर ही ईट्स, चाहे मेरे को भूखा रहना पड़ जाए, मेरा जवान भूखा ना जाए, वो मैं उनके लड़ूंगा। और लड़ाई हो रही है तो ये नहीं कि अगर आगे बढ़ना है तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट, लीड फ्रॉम फ्रंट, लीड फ्रॉम जहां पे ये नहीं कि आप ऐसे ही जाके आगे खड़े हो जाओ। वो नहीं, कहने का मतलब है कि यू हैव टू बी यू एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन ऑफ योर मेन। कि मैं नहीं था मुझे नहीं पता। राइट, एक जनरल, जापानीज जनरल था, उसका वो उसकी सोल्जर्स ने बड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एट्रोसिटीज करी, तो उससे पूछा गया, वो तो मैं छुट्टी पे था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए थी, संस्था ऐसी होनी चाहिए थी कि इट शुड हैव कंट्रोल्ड योरसेल्फ। राइट, तो यू शुड हैव द होल थिंग शुड हैव कंट्रोल्ड इटसेल्फ। वो ऐसा होता। तो ये OLQ होता है। OLQ के और कई किसी के पता चल जाता है कि बंदे टेबल पे बैठे हो तो कैसे आप पहले आप खुले रहे हो, फिर क्या रहे हो, वो पता ये किस तरीके से बेसिक चीज। जब सब चीज की कमी होती है उस समय पता चलता है आप कैसे बिहेव कर रहे हो। जब लड़ाई में रिट्रीट हो रही होती है तो जनरल की क्वालिटीज तब बाहर आती हैं कि रिट्रीट में खुद भाग रहा है कि लोगों को बचाना है। इन स्पाइट ऑफ एवरीबडी ब्लेमिंग यू, हाउ आर यू टेकिंग द ब्लेम। ये होता है। अभी ये मैंने चंद बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए हमारे देश का किसी देश से युद्ध चल रहा है और आपके गिरफ्त में एक उस देश का नागरिक या उस देश का फौजी आ जाता है। नागरिक की फौजी, हाँ फौजी आ गया तो POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। अच्छा, वो प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर होगा। जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाएगा तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं आपको कुछ शक है? नहीं, मेरा हाँ, आप क्या सोच रहे थे? उसको लाइए, जेल में डाला जाएगा। हम जेल में नहीं जाने देते। अच्छा, हमारा प्रिजनर होता है प्रिजनर ऑफ वॉर, वो जेल नहीं होती। तो वो क्या? वो हम उसको रखेंगे और जब लड़ाई खत्म होगी तो बाइज्जत वो वापस भेज दिया जाएगा। लड़ाई खत्म होने के बाद? लड़ाई खत्म होने के बाद जो लड़ाई खत्म हुई वो वापस, जैसे अभिनंदन जी अपने यहाँ आए थे पाकिस्तान से। लड़ाई नहीं थी, उसे लड़ाई थी नहीं, वो तो डिप्लोमेटिक। अच्छा, डिप्लोमेटिक तरीका था वो युद्ध नहीं था कि नहीं, वो युद्ध था ही नहीं। हाँ, तो ये इसमें मतलब कहने का अगर युद्ध भी होगा तो एकदम से आगे पर वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी। इसमें क्या पाकिस्तान की दरिया दिली थी या डर था? दोनों। अच्छा, दोनों। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि फिर इंडिया और एक्शन लेगा तो टेक, और दरिया दिली दिखा के आप एक्चुअली मोर पब्लिसिटी गेन कर सकते। हाँ, और सेफ जोन में जा सकते, मोर पब्लिसिटी। और एक बंदे को आप पकड़े क्या कर लेते, मार देते, क्या फर्क पड़ता? तो आप क्या हासिल कर लेते अगर उसको ना जाने देते? तो सही बात है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए यार,
इससे हमें फायदा क्या है? इस एक्शन से हमारे कितने नुकसान हो रहे हैं? डिप्लोमेसी में हम नीचे जा रहे हैं, कमिटी ऑफ नेशंस में हमारा नाम नीचे हो रहा है, किस लिए? तो भेजो उसको वापस, तो भेजिए। इसलिए और अमेरिका ने शायद उनको प्रेशर में डाला कि उनको पता था भारत अगर लड़ाई और कर देगा तो तुमसे और प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे अब आ गई उनकी प्रॉब्लम। अब उन्होंने कहा अमेरिका को भाई युद्ध बंद करवाओ, क्योंकि अब सिर पे आ गई बात। बिल्कुल। तो ये उस टाइम भी आने लगी थी। अभिनंदन का 2 साल पहले हुआ था, कितना 3 साल पहले। हाँ भाई 3 साल हुआ, हाँ, इसलिए चाय पिला के वापस वाह ठीक है, चाय नहीं 2-3 दिन तो रखा उसको। 2-3 दिन रखा है। हाँ ठीक है, वो हो सकता है, दैट इज ओके। हमारे क्या, उनके कितने प्रिजनर्स हमने वापस भेजे थे, उनको भी चाय पिलाया तो अच्छी तरह रखा था। बल्कि 93,000 प्रिजनर्स थे पाकिस्तान के। इतने 93,000 93,000 कारगिल में, ढाका में। ढाका में, जब हिंदू पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बांग्लादेश पैदा हुआ था, उस समय हमने 93 to 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। अच्छा, तो आपने उनका वर्णन पढ़िए, पाकिस्तानी जो क्या लिखते हैं। उन्होंने कहा कि साम मानेक शॉ गए वहां पे, उन्होंने कैंप देखा और किस तरीके से रखा हुआ था। उनके सूबेदार मेजर को बोला, साहब हम आपका लंगर देखना चाहते हैं। अच्छा, फिर वो लंगर में ले गए। फिर उन्होंने कहा हम आपके जवानों के साथ खाना खाना चाहते हैं। फिर उन्होंने खाना सर्व किया और फिर उन्होंने सब जवानों से पूछा कि मच्छरदानी वगैरह सबको मिली है, खटमल तो नहीं काट रहे, ये सारा पूछा। तो वो हैरान रह गए, कहते हैं साहब अब हमें पता चला है हिंदुस्तानी क्यों जीते, क्योंकि जब अफसर आपके जैसे हैं तब हमारा अफसर सामने आता ही नहीं है। सामने जब अगले खेमों तक ही नहीं आता, कभी लंगर में आए दिखाई ही नहीं देगा। वहां पे नवाबी है पाकिस्तान में, होगी क्यों है? सही बात। 85% ऑफ तिजारत पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। इस तिजारत जितनी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये जब कंट्रोल करते हैं सारा पैसा वहां जाता है। उनके पास अनगिनत धन है। उनके रहने का स्टैंडर्ड अगर आप उनके घर में जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उनके तय खाने नीचे एक ड्राइंग रूम ऐसा, नीचे और नीचे और नीचे। आर्मी फौज के घर क्या? फौज की बात है, फौज के जनरल की बात कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा, वहां पे ऐसा उनका स्टैंडर्ड है, बहुत हाई। तो इस हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के जवान लड़ते नहीं हैं, अच्छे लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, पर उनको ये हैंडीकैप है। फिर तो और वो अपनी सत्ता चलाने के लिए, वो बिजनेस चलाने के लिए उनको कंट्रोल चाहिए पाकिस्तान का, इसलिए वो पाकिस्तान पे कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल कैसे रखें? आप हिंदुस्तान का हवा बरकरार रखिए। हिंदुस्तान का हुआ कैसे होगा? कश्मीर को कैसे आग लगाओगे? टेररिज्म करो तो टेररिस्ट आपके मुल्ले जो बैठे थे पाकिस्तान, इनके साथ में होते हैं। ISI, पाकिस्तान आर्मी और मुल्ला एलिमेंट इकट्ठा होता है। ये सब अपने जितने उनके शेख वेख जितने टेररिस्ट लीडर हैं वो सब कश्मीर में भेजते रहते हैं। उनको बड़ा फायदा है, क्योंकि स्लीपर सेल बैठे हैं जो कश्मीर में, वो उनकी मदद करते हैं। आपने टेलीविजन में देखा होगा कि कैसे वो टेररिस्ट के तहखानों में नीचे रहते हैं कश्मीर में। जब आते हैं एक हफ्ते 10-10 दिन कैसे रहता है, सही बात, ऐसे रहता है वो। तो ये पाकिस्तान की आर्मी का जो है ये स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ कैसे ये है, इसलिए वो टेररिस्ट पालते हैं, इसलिए वो ऐसे हैं। इसीलिए वो सूबेदार मेजर को ये आभास हुआ कि भारतीय जवान जमीन पे सो रहा है बाहर, पर इनके फील्ड जो कैंप के अंदर जितने सबको पलंग मिले हुए हैं। वाह, सबको 93,000 प्रिजनर्स को सबको, और सब वापस गए थे, सबको कपड़े, सूट, प्लेन ये वो लेके भेजा था। अच्छा, तो ये क्या भारत की टेरिटरी में आ गए थे? कब्जा किया जब ढाका में, हाँ, तो पकड़े गए वो। भारत की टेरिटरी में क्या, हम एडवांस कर गए, बांग्लादेश बनाया का, वहां पे उन्होंने हथियार डाल दिए। आपने फोटो नहीं देखी? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वगैरह A.K. नियाजी साइन कर रहे हैं। वो उनको रखा गया जबलपुर में, A.K. नियाजी को रखा गया था। हम देखने भी गए थे, उनसे मिलने भी गए थे, क्योंकि हमारे फादर जानते थे उनको।
पाकिस्तान से एक क्लास में पढ़ते थे। पाकिस्तान की याद आती है? हम तो पैदा ही नहीं हुए थे ना, हमको तो पता नहीं ना। लाहौर का खाना बड़ा सुना है कि बड़ा लाहौर का खाना तो कैसा होगा, पर रावलपिंडी सुनते हैं बहुत बढ़िया था, जो हमारे यहाँ पर गांव था, देरा बख्शिया नाम है गांव का। अच्छा, वो तो कभी ऐसा हो कि बातों बातों में याद आती है या कुछ ऐसा याद कैसे, हमने देखा नहीं ना, देखा नहीं? पर कहने का मतलब है कि दिल करता है कि हम जाए, कि मेरी मदद कहती रही कि मेरे को जाना है, लेकिन नहीं गया। नहीं हो नहीं पाया। मैं ट्राई किया था, बना नहीं मामला, नहीं बना। फादर गुजर गए 93 में, नहीं तो पर वो क्योंकि मेरे कुछ बात जमी नहीं तो वो ट्राई करते रहेगी। एक बार तो हुआ है, अथॉरिटी से नहीं जमी या नहीं कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हो गए। अच्छा या फादर ने पूरा जोर नहीं लगाया शायद, क्योंकि छोड़े अरब क्या जाना, अब अपने खेत देखे दिल्ली जलेगा और क्या होगा। सही बात। तो वो सारी जमीनें कौन ले रहा है? वहीं से पाकिस्तान, जैसे वो अपनी जमीनें छोड़ के गए यहाँ पे, तो हम भी तो बिजली में छोड़ के आए, वही। सही बात। अगर आपको दो देश को सबक सिखाना हो, चाइना और पाकिस्तान, कौन से देश को आप सिखाना चाहेंगे पहले? देखिए, सबक सिखाना, क्या सबक, पहले सबक साथ सिखाना। पहले मैं ये जो होते हैं किताबी बातें और ये अखबार में, ये इनके मैं बिलीव नहीं करता। सिंपल सी चीज़ें हैं, पाकिस्तान इज अ रियलिटी, पाकिस्तान बन गया है। आपको वो अपनी जगह बैठा रहे, ठीक है। अगर वो आपके ऊपर टेररिज्म कर रहा है तो आप उसे अख्तियार करिए। पीओके आपने कहा है आपका है तो ले लीजिए, हाँ हमला करिए, लड़ाई करिए, हमला पीओके दीजिए, या बकवास मत करिए, या मत बोलिए। लेकिन टेलीविजन पे तो बहुत सारी बातें होती नहीं, कोई भी भैया, देखो सबको अख्तियार है कि अपने तरीके से बात करने का। मैं कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में हमें पीओके लेना, गवर्नमेंट ने कहा है वो लेगी, वो मैं बता रहा हूँ, पीओके हमारा होके रहेगा, तब हो कभी पता नहीं। और सबक क्या सिखाना है, अगर वो मान गए, जैसे कि अभी मान गए, पर कोई सबक सीखता नहीं या सिखाता नहीं, समय बदल जाता है। कल हमारा पाकिस्तान में और रिलेशन अच्छे हो जाए, बिल्कुल, उनका लीडरशिप बदल जाए, उनकी सडनली आर्मी को ओवरथ्रो ऊपर ना उठने दें, डेमोक्रेसी आ जाए, राइट। क्योंकि एवरी पाकिस्तानी जो आपके जैसा है, वो कहता है यार मैं दिल्ली बम्बई जाऊं, अपनी तिजारत करूं, मैं अपनी हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह में अपनी फिल्में नाटक या जो भी इकट्ठा लॉन्च करूं। तुम्हारा जैसा बंदा कहता होगा मैं जाके ताजमहल में वीडियो बनाऊं, तुम कहोगे मैं जाके अपने लाहौर का वो करूं, तुम्हें हाँ नहीं, सही बात है। वो सब चीज है। तो अब ये देखने की बात है कि ये कैसे होगा। अगर जब हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चाइना की जहां बात है, चाइना बहुत सिविलाइज कंट्री है, बड़ा पुराना सिविलाइजेशन, बड़ी पुरानी है। और आपको मैं बता दूं, चाणक्य, अभी अपने चाणक्य की नीति वगैरह तो पढ़ी नहीं आपने, सिर्फ देखा ही है, लिखा हुआ हो तो ऊपर सभी अभी पढ़ के देखो। जो स्टेट क्राफ्ट होता है, आपके देश के हित की जो बात होती है, आप उस बात को फॉलो करिए। चाणक्य की नीति वो कहती है अगर आपकी ये चीज है, आपको लेना है, किस तरीके से लो। टेढ़ी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ी उंगली से निकाल, ये चाणक्य की नीति कहती है। और व्हाट इज ओवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदर करना, दुश्मन को धोखा देना, ऑपोजिशन को धोखा किस तरीके से दिया जाता है, चकमा किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी की सारी चीजें चाणक्य की नीति में है। पर इस चाणक्य की नीति का सभी राजे महाराजों को चाणक्य की नीति का ज्ञान होना चाहिए था। CIA अपनी ट्रेनिंग कोर्स में चाणक्य की नीति पढ़ाती है। अच्छा, जी हाँ। तो आपको इस बात को ध्यान रखिए, ये बहुत जबरदस्त लेसन है, पर हमने पढ़ा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं, कोई किसी को फुर्सत नहीं है ये चीजें करने की। तो आधे रुक जाएंगे कि अरे आप, कोई क्रिश्चियन कहेगा मैं इनका वो क्यों पढ़ूं, मुसलमान कहेगा मैं क्यों पढ़ूं, हिंदू कहेगा मैं उसका वो क्यों पढ़ूं, बात आपस में लड़ा रहे, आपस में यही इसी में। और मेरे को वोट चाहिए, मैं फुसलाता रहूंगा, वो मेरे का पागल है। अरे आपको अगर भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए
बनाओ तो जरा, फिर देखो तमाशा। क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात है कि मैं कुछ जादू कर दूंगा, मैं ढूंढना नहीं है। मैं अपने वही देश के प्रणाली के अनुसार करूंगा, पर जो करूंगा वो ठीक करूंगा। अगर इलेक्शन में मैं सबसे पहले खत्म करूंगा ये एमएलए वगैरह खरीदे कैसे जाते हैं। सबसे पहले जब मैं वो प्रणाली को बंद कर दूंगा। अच्छा। इलेक्शन प्रोसेसेस में फर्क बदलाव लाऊंगा। अपने जो मेरा माइंड में है, वो जिसके कहते हैं ब्रेव न्यू इंडिया कैसे बनाना है, उसमें मैंने ये सोचा हुआ है। अगर मैं हूँ, और जब मैं अगर किताब में अपनी बुक कंप्लीट करूँ, तो उसमें है कि किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेसेस, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी है तो उसको ठीक करो। अगर इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक को किस तरह से डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करो, क्या ये डेफिनेशन ठीक बैठती है कि नहीं, इस पे चर्चा करो। इस पे जिसको कहते हैं ना, और थोड़ा ज्ञान हासिल करो। अगर वो ठीक है, उसी हिसाब से आगे चलो, पर क्लीन होना चाहिए। और फिर अंदर की पॉलिटिक्स किस तरीके से खत्म की जाए, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से कि वन और अदर, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई और महकमा, ये किस तरीके से चलने चाहिए, डिपेंड ऑन द एक्सपर्ट्स, राइट एक्सपर्ट्स को लेकर। आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो डिफेंस का बजट बढ़ा देंगे? बिल्कुल। अभी तो बहुत कम है। वो तो अभी बोल रहे हैं, हमने लिखा, हमारे लेखों में लिखा हुआ है कि मिनिमम 5%, 3.5 to 5% होना चाहिए, अभी 1.9% है। लेकिन रोटी या गोली, पहले क्या जुटाया जाए? आपने तो एक ही चीज पूछी है, बजट बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी मैं डिफेंस का बजट ही सिर्फ बढ़ाऊंगा। मैं पहले ये देखूंगा कि इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी अपनी। आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए, एक्सपोर्ट जितना बढ़ाएंगे आपकी रोटियां अपने आप आएंगी, मक्खन भी साथ आएगा। लेकिन क्या एक्सपोर्ट करें? गेहूं? आप इंडस्ट्री चीज बनाइए, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, उसके लिए स्वावलंबी बनिए। आप अपना इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस, अपनी कारें बनाइए, अपना इंजन बनाइए, अपने रेल में इंजन बनाइए, उसको बाहर भेजिए, एक्सपोर्ट ज्यादा करिए। आप एक्सपोर्ट जब इंक्रीज करेंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और अगर आपने फिर उसको डिफेंस इंडस्ट्री में लगाएंगे, ये जहाज बन रहा है, ये बिकेगा, तो आपको ये महंगा, ये मुफ्त पड़ेगा। ये आपकी जब डिफेंस बेचोगे, तो आपके डिफेंस का बजट अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपके उतने ही पैसे वापस आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमको करना चाहिए। अमेरिका का इकोनॉमी कैसे चल रही है? एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये डिफेंस कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? सही। क्या उसका भगवान ने छापा लगाया कि अल्लाह मियां ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही करेगा, तुम नहीं करेगा? सही बात है, तो सही बात है, बिल्कुल। लेकिन जब ये सबको पता है कि हमें करना चाहिए, कर क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? अब आप देखते हैं कि अगर ये करूंगा तो फिर मेरे को कट कहां से आएगा। अच्छा, ये भी बात होती है। अच्छा, ये भी बात होती है, ये मैं नहीं कहता। तभी डिफेंस में सबसे ज्यादा स्कैंडल्स क्यों हैं? अच्छा, सारे सबसे ज्यादा स्कैंडल्स होते हैं डिफेंस डील्स में, डिफेंस में नहीं, डिफेंस डील्स में। राफेल में? राफेल में नहीं हो पाया क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने होने नहीं दिया। अच्छा, नहीं। जैगुआर तक में तो बात सुनते थे हम, डील में आया था। ऑगस्टा हेलीकॉप्टर में, HDW सबमरीन में, सेंचुरियन टैंक डील थी, HDW सबमरीन डील थी। सबसे पहला स्कैंडल था जीप स्कैंडल्स केस, कृष्णा मेनन के टाइम। ये क्यों था? क्योंकि जब बंदा बैठा है, वो कहेगा आपको राइफल चाहिए, एक उदाहरण दे, 6 कंपनी आ जाएंगी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आई, आप बैठे हो, वो आपको ले जाएंगे, भैया ये इतना करोड़ों ये है, आपको फ्लैट वहां मिल रहा है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा जाएगा, ये जाएगा, ऐसे ये होता है। इस तरीके से पे ऑफ पैसे होते हैं। तो इसको प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा, तभी आप ये अब आ गया है, नहीं तो ये तो डाउन हो गया था। तेजस, अरे हर एक चीज डाउन हो रही थी, तभी आप अपना बनाने लगे हो। तब आप सर रडार्स भी आपके बन रहे हैं, शिप्स भी आपके बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आपका बन रहा है। क्या नहीं बन रहा? पिछले 8 साल में इतना हो गया है। राइट, ये सारा होगा, पर इसमें टाइम बड़ा लगता है। तो करंट गवर्नमेंट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। लेकिन आप तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
मैं नहीं बनना चाहता। आपने कहा अगर बने हुए तो आप क्या करोगे? अगर मेरे को बनना पड़ा, अरे मैं तो अब उम्र निकल गई है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं, पर अगर मैं बनता तो मैं ये करता। जो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं उसको टेक ओवर करना चाहता हूँ, ये कब कहा मैंने। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को बना मौका मिला या प्रधानमंत्री ने मेरे से एडवाइस मांगी तो मैं ये कहूँगा कि साहब ये करिए। अगर मैं एडवाइस मांगी, पढ़े तो देंगे नहीं, कहीं पता नहीं कौन है ये। भाई नहीं आप तो क्या पता मैं कौन हूँ, पर अगर मेरे को उन्होंने बुलाया तो मैं अपने सच्चे दिल से बोलूंगा, मन के मन से बोलूंगा उनको, मन की बात मन की बात बताऊंगा उनको कि मैं साहब मैं ये से विश्वास करता हूँ, आप ऐसा करिए। अगर मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगा, पर सोच के बात करूंगा। सोच के बात करेंगे, ठीक है। मैं आपसे तो बात जल्दी में हुई, पर मैं इसको सोच के लिख के आराम से अच्छे से पेपर बना के पेश करूंगा। हाँ, बेशक सही बात है। एक पर्सनल सवाल है, एक आध दो, जिससे सबसे पहले तो सामने जो स्वॉर्ड रखी है तलवार, मैं ये सिंबल है, किसी सिंबल है क्या? किसी ने ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट है अपना हॉर्सेस का है, घोड़े दिखाए हैं इसके ऊपर। अच्छा, घोड़े दिखाए। बेसिकली ये नीचे वाला हॉर्न है। अच्छा, जब बगा तो ऐसी ये गिफ्ट है, पर हमारे जो तलवारें वगैरह वो हमने डिस्प्ले नहीं करी नहीं। ओह, डिस्प्ले नहीं किया। एक पर्सनल सवाल है जो है, कब से है? जब हम बहुत जूनियर ऑफिसर थे, जब हमारी शादी हुई थी तभी था। फिर बीच में कभी बीवी वगैरह तंग आ जाती थी, फिर किसी ने कहा यार अच्छी नहीं लग रही, तो एक दो बार मूड चेंज हो गया, फिर बाद में फिर फिक्स हो गया। फिर हमने इस पे आप जो है काफी इसको सहला रहे, तो इसका ये मतलब है कि ये आपकी एक शान है। नहीं वो यार ऐसा है, मजाक करते हैं, ये बेचारी कंप्लेन नहीं करती। ये कंप्लेन नहीं कर। आप कहीं हर हाथ लगाओ तो फिर आपको पूरी प्रॉब्लम आएगी, ये घबराते नहीं। अच्छा। तो आप इसीलिए इसी को हाथ लगाते रहते हैं। ये देखा कि जब कभी सोच शुरू होती है, माइंड में कुछ होता है तो अपने आप हाथ जाता, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाथ जाता है। अब क्या आप ऐसे ही सोचते थे, बैठे बैठे कुछ सोचे हो तो ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ थॉट्स, आई डोंट नो, रिफ्लेक्शन है ऐसा। रिफ्लेक्शन। ये आई डोंट नो, मेरे को कुछ समझ नहीं आई बात। एक चीज आप ये भी करते हैं। नहीं ये तो टोपी खिसक रही थी ना। अच्छा, तब अच्छा, मैं इसके पीछे भी कुछ नहीं ये सीधी होनी चाहिए। अच्छा, सीधी होनी चाहिए। हाँ, तो ये अभी सही है एकदम है क्या? हाँ, अब पता नहीं, मैं दिख नहीं रहा, मेरे शीशा नहीं है, अच्छा, बट जो ये ऐसा सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये सेंटर में ऐसे राइट, ऐसे। अभी आपके बाल वगैरह भी काफी मेंटेन है लगभग। कंघी करते हैं तो मेंटेन है इतनी उम्र में कैसे? जो हम लोग के तो इतनी उम्र में तो निकल जाएंगे पूरे। देखो, सोच अच्छी हो तो बाल ठीक रहते हैं। अब आप सोच लो, अब आप सोच, पर आपकी भी तो ठीक ही है। नहीं, मेरी तो हाँ लगभग। कुछ हम लोग के लिए भी कुछ सुझाव सलाह? भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ी बात है नॉलेज। नॉलेज पूरा लेना चाहिए। नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। अगर नॉलेज नहीं है ना, दैट इज व्हाई सबसे बड़ी चीज है ये। अब जो फौज में तरक्की हो रही है, चिंतन ज्यादा हो रहा है, चिंतन ज्यादा, रिसर्च ज्यादा हो रही है, डिस्कशंस। ये प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज को डिस्कस करते हैं, हर एक चीज में जाते हैं अंदर। ताजुब है अगर आप को किस चीज को डिस्कस करते हैं। मैं ये नहीं कहता तो सब पता नहीं रहेगा, बिल्कुल, पर कहने का मतलब जब वो जाके इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर, सबको करना चाहिए। बेशक। एक दो सवाल मेरा और एंड में होगा इसके, इस पॉडकास्ट के, इस इंटरव्यू के। पहले तो आपने जो बोला, जो पॉइंट हमने कवर नहीं किया, कि आपने अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण बोला। हमको टाइटल मिला था, हमने ये बोला। हाँ, हमें टाइटल दिया गया था हमारे पूर्वजों को। अच्छा, क्योंकि हुसैन साहब की तरफ से लड़े थे तो उनको हुसैनी ब्राह्मण बोला गया था। अब वो किस तरीके से, किसने बोला, कौन किस रैंक ने बोला, वो हमें उतना, वो किताबों में लिखा है। एक्चुअली अगर मैं चाहूँ तो मैं फिर वो खोद के निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। कोई किताब आपने लिखी अभी तक? नहीं, मेरे किताब में आर्टिकल्स बहुत लिखे हैं। आर्टिकल्स बहुत, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत, सब में लिखा है, सब में लिखा। ऑप एड पेज के अंदर लिखे हैं,
सेंट्रल पेजेस लिखे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, ट्रिब्यून, अच्छा, सब में लिखा है मैंने। तो ये लिखने का आपका शौक है या वो अप्रोच कर रहे थे उधर से? नहीं, मेरा शौक तो है, पर वो अप्रोच भी करते थे। जब उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को पता है कुछ, तो दे विल आस्क यू। 3 ऐसे किस्से बता दीजिए अपने फौज की ड्यूटी के वक्त के। क्या क्या किस- कुछ ऐसे किस्से जो आपको सताते हो, तड़पाते हो, उलझाते हो, या बहुत याद दिलाते हो, या बहुत जो है खुशी देते हो, कुछ भी ऐसे सताते हो, तड़पाते हो। उलझाते हो, बेगाना बनाते हो। बेसिकली हमारा फ्लाइंग से रिलेटेड होता है। तो कोई हमारा अच्छा फ्रेंड किसी कारणवश क्रैश हो गया, तो उसके उसकी याद रहती है, वो सबसे ऊपर जहन में रहता है। वैसे छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, पर किससे भी होते हैं, जैसे कि आप हम अपने ही धुन में किसी को हाँ कर बैठे कि हाँ हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। जैसलमेर में फ्लाई कर रहे थे, अच्छा, और फिर फ्यूल हमारा ख़त्म होने को आ गया, और फ्यूल ख़त्म हो गया कि मतलब इंडिकेशन ज़ीरो हो गई, फिर हमारा इंजन नहीं बंद हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं अभी तक, ब्लिस्ट, अभी तक नहीं पता चला। इंजन बंद नहीं हुआ, फ्यूल खत्म हो गया, इंडिकेशन, इंडिकेशन, हमें तो इंडिकेशन, हम तो फ्यूल टैंक खोल के नहीं देख रहे, पर कहते कि थोड़ा बच गया था। कैसे बच गया था अभी तक नहीं पता था उन्हें, कि मिनी काउंटर भी जो हमारी जहाज में था वो भी ज़ीरो दिखाने लगा, मेन टैंक भी ज़ीरो दिखाने लगा, फिर भी इंजन चल रहा था। ये बड़ी और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर की इधर उधर घूम रहा था अरे, जैसलमेर में, तो रडार हमको पिकअप नहीं कर पा रहा था। अच्छा, यू आर आउट ऑफ रडार। हाँ, ओके, मतलब कहने का मतलब है ये इंसिडेंट हुआ हमारे पास साथ, और हमारी गलती थी कि हमने वो ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया किसी को खुश करने के लिए। किसी ने कहा हमारे लिए लो लेवल मिसाइल रन दे देना जब आप बॉम्बिंग करके वापस आ रहे हो, तो प्रैक्टिस रहता हो। मैंने कहा ठीक है कर देंगे यूं ही, हाँ, पर उसके लिए भी पहले ब्रीफिंग वीफिंग करनी हो चाहिए थी, ये वो। मैंने कहा छोड़ो, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ये लोग कहेंगे क्या सीसी है डब्बोक, हाँ नहीं कह सकता, वो मैचो इमेज हाँ, वो बनने के बस मैं हाँ बोल दिया, और फिर कर दिया, फिर करे। और फिर जब हम फ्यूल वैसे ही लो लेके चले थे कि जैसलमेर से पोखरण 3 मिनट का फ्लाइंग था, आके आए, कोई ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं थी। और फिर जब हमको ये कर बैठे तो फ्यूल ख़त्म होने लगा, रडार ने खो दिया। फिर तो ये जो था, अ, जब हम लैंड किए तो इंजन बंद रनवे पे हो गया, पर जो भी है हमारी इंक्वायरी हुई, हमसे पूछा गया, तो हमने कहा हमने ये ऐसा किया था, तो समझ गए। फिर मैंने कहा ठीक, क्यों किया? मैंने कहा करना था। करना था। ऐसा कोई और किस्सा या ऐसा कोई और वाकया? ऐसा और वाकई ये है कि इमरजेंसीज वगैरह होती रही हैं। बारिश में आप फंस गए हो, वही अगेन इनमें फ्यूल तो बहुत कम होता है, मिनटों की बात होती है, बात खत्म हो रही है, आपको जमीन नहीं दिख रही, अच्छा, ना रनवे दिख रहा है, पार्टी भी नहीं सुनाई ठीक पड़ रहा, अब आप ढूंढ रहे हो, मूसलाधार बारिश हो रही है, 3 मिनट 4 मिनट में फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो अब आप बताइए क्या करें? उस समय धातिल की धड़कन बढ़ जाती है बहुत। वैसे तो आप जो है बहादुर रहे होंगे। नहीं, बाहर से पता नहीं यार, देखो ऐसा है, जब तक बहादुरी का जब तक शेर से ना लड़े हो तो हम कैसे कहते कि हम लड़ेंगे? सही बात। तो बात है, बस कहने का मतलब है कि ऐसे वैसे काम हमने बड़े किए। एक बार हम अभी ग्वालियर में जाते हैं बीएसएफ की ट्रेनिंग कराने, ठीक है, अभी कुछ सालों पहले बात है, आई थिंक 2006 की 2007 की बात है। हम घुड़सवारी भी करते, पर लेक पहाड़ी के उस साइड में पानी है, तो हमने कहा, हमने मेरे साथ में जो राइड कर रहा था वो बीएसएफ का ही अफसर था, वहाँ का एडजुटेंट था। अच्छा, मैंने कहा वो सरदार, मैंने कहा ओ यार उस पानी से निकलते थोड़ा इतना इतना पानी है, तो कहते ठीक है, एक दिन तो निकल गए। फिर मैंने कहा अगले दिन कहा यार वो थोड़ा गहरे वाले में से चलते, थोड़ा सा स्विम करते, घोड़े को तैराते हैं थोड़ा। कहता था मुझे तैरना नहीं आता, ये वो। मैंने कहा यार महाराजा रंजीत सिंह अटक को क्रॉस कर गया था और तू सदा डर रहा है, तो वो बेचारा क्या कहता,
तो पीछे जो जवान दो और घोड़े में थे वो कहते सर हमें भी तैरने दिया, हम नहीं आएंगे अंदर। वो नहीं आए। जब हम अंदर गए तो वो घोड़े पे बैठा था ऐसे, और घोड़ा जो है ना पानी में घोड़े के बैठने का तरीका होता, आप घोड़े के ऊपर ऐसे बैठिए ताकि उस आपकी बॉडी उसके आपकी बॉडी घोड़े के पैरेलल होनी चाहिए, और उसकी आप लगाम को ऐसे करिए क्योंकि आप पानी में है और ऊपर बैठे जो भी है बैठने का तरीका उसका घोड़ा पता नहीं वो ऐसे हुआ और गुड़ गुड़ करके नीचे वो गिर गया। अब वो डूबने लगा। फिर मैं घोड़े से उतरा माय गॉड। और मैं अब तैर रहा हूँ, एक हाथ मेरा अपनी घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी, उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसके हाथ में दी। अरे फिर उसका घोड़ा उसको खींच के निकाल के ले गया। इतने में देखा अगले जो थोड़ी दूर जो 25 गज पे जो किनारा था वहां एक मगरमच्छ पानी में घुस रहा है। अरे अब घोड़ों को पता चल गया, वो घोड़े खींच के ले। कहने का मतलब है उस दिन तो बच गए। घोड़ों के स्क्रैचेस वैचेस ऐसे पता नहीं क्या कैसे आए। तो उसकी बीवी ने मेरे को आगे कहा बख्शी साहब आप एयरफोर्स में जो मर्जी करें, मेरे हस्बैंड को ये है कि मतलब है मतलब हम रोए भर नहीं। नहीं कहने का मतलब हमें इस तरीके से बोला कि हमें इतना दुख हुआ कि यार हमने क्या कर दिया है एक बंदे की। वो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत हास्य पर चीज सही बात है शायद ये हमको कोई सबक भी दे रहा है। हाँ सही बात है। तो बात सही थी, एक किस्म से नहीं करना चाहिए था, बट यार कुछ में कर जाते हैं, हो जाता है, लेकिन वही है कि बीवी परेशान हो गई। नहीं जो भी थी उसकी थी, वह हमारी नहीं थी। वो तो घर में देखा हमारी बीवी जिंदगी में बैठी थी, हाँ सही बात है, हमारी होती तो हम मना लेते। उसको बीवी को पता है ये ऐसे ही। उनको पता है ये अभी ये करते रहेंगे। सही बात। ठीक है, लास्ट एक सवाल है कि कुछ चुटकुला शायरी गाना कुछ ये भी चलता है या बस बंदूक और बम की बातें ही चलती रहेगी? नहीं सब शाम के टाइम बबलू बाम की बातें शायरी भी होती है और गाने भी होते हैं। तो आपका है कुछ? हम कहते हैं अब एक हमने नज़म लिखी, पोएम लिखी थी बेशक। वो, और हमने उर्दू में लिखी थी। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। उर्दू लिखना नहीं आता, उर्दू तो हम देवनागरी में लिखते हैं। अच्छा, उर्दू को कन्वर्ट करते हैं। हमने हिंदी में लिखते हैं पहले उर्दू, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उर्दू बोलते थे। अच्छा हाँ, वो रावलपिंडी वाला। अच्छा, खुशनुमा नज़ारा है अंजुमन का, अनजान समझता अंजुमन। हाँ, खुशनुमा नज़ारा अंजुमन का देखता रहा, खुशनुमा नज़ारा अंजुमन का देखता रहा, चांदनी में चांद चांदनी उडेरता रहा, मंदी मंद मुस्कुराया देख चांद बार बार, हर कली के लब पर आज था गजब का निखार। क्या बात है। फिर जाने क्यों हंसी चमन और हसीन हो गया, हर फूल पात डाल शाख नए जुनू में खो गया, शबनम की सर्द सांस से सबा नसीम हो गई, तह कशा में तारों का वो खार वहां भी रुक गया, एक शोख हंसी कली मुस्कुराती झूमती, महकती हुई सबा के हर लहर को चूमती, नजर भी डालती जहां करे मदहोश हर नजर, मचल उठी थी तितलियां भौरा तबे सबर, देख ये नजारा न अंदलीब से रहा गया, अंदलीब बुलबुल, देख ये नजारा न अंदलीब से रहा गया, पूछ बैठा चांद से चमन का राज ये नया, मचल उठी है शाखे गुल जौबन की धूम मच गई, चमचमाती चांदनी चमन चूमती चली, जन्नत पर दामन इस चमन में कौन आज आ गया, मुस्कुरा उठे हैं गुल क्यों नशा सा छा गया, क्यों न मुस्कुरा था चांद और भी मुस्कुरा दिया, बुलबुले बेताब को गुल का राज दे दिया, ये गुल है मेरी आरसी चांदनी का जाम है, इस चमन को ये कली मुझ मेहताब का इनाम है। वाह, चांद मेहताब। हाँ मेहताब, क्या बात है, क्या ये हमने लिखी थी। अरे बहुत बहुत। उस दिन हमको फीवर था 103, फिर भी हमने लिखी। वो आर्ट ऑफ लेजीनेस वाला टाइटल याद आ गया। पता नहीं क्या है।
बहुत अच्छी बातें सर के साथ हुई और मेरे ख्याल से ये बात इतनी डिटेल हुई कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत जानकारियाँ मिली, इन डेप्थ था, बहुत इंसाइटफुल था और सर बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने जो भी सिखाया लोग बहुत कुछ सीखेंगे इससे। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। तो करबला के मैदान में कौन-कौन लड़ा था सर? करबला के मैदान में हमारे पूर्वज गए थे, पूर्वज गए। पर वो जब तक गए थे तो वहाँ पे वो लड़ाई जो थी मतलब वो खत्म हो चुके थे। पर और जो बाकी उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हुई तो उसमें हमारे लोगों ने भाग लिया, बहुत लड़ाई हुई। फिर वहाँ से वापस आते वक्त कई जगह तो और कुछ हमारे वहीं लोग रह गए उनके साथ रहने देने के लिए कि जब तक हुक्म नहीं आता हम वापस नहीं आएंगे। सही बात। फिर कुछ वापस आए तो आभार व्यक्त किया हुसैनी साहब की फैमिली ने और उन्होंने फिर हमको टाइटल दिया हुसैनी ब्राह्मण। और अभी भी इनका जब ताजिया निकलता है तो हुसैनी ब्राह्मण को ज्वाइन करवाते हैं। अच्छा। और इराक वगैरह में अगर पता चल जाए कि हुसैनी ब्राह्मण खड़े हैं तो उनको आपको जुलूस में शामिल किया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मेरी साइकोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस दिन मैंने आपको जो है देख लिया और बताया मैं आप आर्मी से हैं। नहीं, गुड, आपने यही मैं देखा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यही आपने देख लिया, आपने पहचान लिया और कुछ होगा हमारे में जो कि आपको पता, वो तो आपको बताएंगे कि आप कहने कैसे पहचाना। मैं तो सोच रहा था मैं कैसे पहचान गया? हाँ तो बस आमतौर पर पहचान जाते हैं, स्ट्रेट पहचान जाते हैं। बहुत अभी कहते हैं फौज से, नहीं शायद फौज में लिखा हुआ है हमारे मुंह। वो एक पर्सनैलिटी बताती है, अच्छा लगता है वो।